ये आपके सामने जो पहला प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको पेपर को देख करके घबराना नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। अधिकतर प्रश्नों का उत्तर उसी में रहता है। वह तत्व जो अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है तो वो तत्व है आपका प्लेटिनम। कौन सा है? प्लेटिनम। और मेरे बच्चों इसका संकेत क्या है? इसका संकेत मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका संकेत? प्लेटिनम, पीटी। इसी प्रकार मेरे बच्चों सोना होता है, वो भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो हमेशा इससे प्रश्न आता है, प्लेटिनम से प्रश्न आता है, कभी आपका सोने पे प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि महंगी धातु इसलिए महंगी हैं क्योंकि इनमें जंग नहीं लगती, इनका संक्षारण नहीं होता। अब देखना, यदि प्लेटिनम भी ना लिखा होता तो मेरे बच्चों आपका आंसर जो है कॉपर निकलता। यदि प्लेटिनम नहीं लिखा होता तो कॉपर आपका आंसर सही निकलता। तो कहने का मतलब ये है, वही प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं और नए प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से एक उपधातु है। धातुएं होती हैं, अधातु होती हैं और उपधातुएं भी होती हैं। तो जो जर्मेनियम है ये एक उपधातु है। जर्मेनियम के अलावा 6 और उपधातुएं होती हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक्स हमने आज पोस्ट की है कम्युनिटी पर। आप हमारा चैनल देखेंगे, कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो आपको 7 उपधातुओं के नाम मिल जाएंगे। अब इस प्रश्न को 7 प्रकार से बनाते हैं। जर्मेनियम की जगह किसी अगले का नाम ऐसे वो करते रहते हैं। तो जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। इसलिए आपको हमारा वो वीडियो देखना है ट्रिक्स वाला, उसमें हमने 7 उपधातुओं के नाम आपको बताए हैं। प्रिय छात्रों, मिश्र धातु पर हमेशा प्रश्न आता है, माने 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? के सामने जो प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आपकी लोहा की, क्रोमियम की और निकल की। आपके घर के बर्तन जो होते हैं इसी से बने होते हैं। तो मिश्र धातुओं पर हमेशा प्रश्न आता है। कभी वो आपसे पूछेंगे पीतल किससे बनी होती है? तांबे जस्ते से बनी होती है पीतल। कभी पूछेंगे कि कांसे के बर्तन किससे बने होते हैं? तो कांसे के बर्तन कॉपर और टिन से बने होते हैं। तो आपको हमने बताया एक होता है सोल्डर मिश्र धातु, तो वो सीसा और टिन से बना होता है। सोल्डर मिश्र धातु सीसा और टिन से बनी होती है। उससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनमें टाँके लगाए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आई है। अब अगला प्रश्न जो है कक्षा 10वीं के पहले पार्ट का प्रश्न है। शायद सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। कौन सी अधातु खाने के बर्तनों में पदार्थों के संरक्षण में उपयोग में लाई जाती है? तो सबको पता है नाइट्रोजन। तो चिप्स की थैलियाँ होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन एक अक्रियाशील गैस है। इस गैस में आपकी कोई किताब रख दी जाए तो हजारों साल तक वो खराब नहीं हो सकती है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति मेरे बच्चों पदार्थ खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है, कक्षा 11वीं से लिया गया यह प्रश्न है, हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? अब हैलोजन समूह कौन होते हैं? तो आवर्त सारणी में मेरे बच्चों 17वें समूह के जो तत्व होते हैं वो हैलोजन समूह होते हैं। 17वें समूह के तत्व जो होते हैं वो हैलोजन होते हैं। उनके नाम पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो मेरे बच्चों सबसे ऊपर फ्लोरीन रहता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ऊपर से नीचे की ओर समूह में चलते हैं मेरे बच्चों तो विद्युत ऋणात्मकता जो है कम होती है। एक का पता है तो 18 समूह आपको याद हो जाएंगे। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो बाएं से दाएं बढ़ती है। ऐसे अपन को याद करना। और बच्चों पता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या माना परमाणु का आकार घटता जाता है, कम होता जाता है। परमाणु का आकार बाएं से दाएं कम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? जो समूह में सबसे नीचे होगा। तो आयोडीन सबसे नीचे है क्योंकि सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। अब प्रश्न है कि किसके तत्वों में समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? समान संयोजक इलेक्ट्रॉन का पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन सी बला है समान संयोजक इलेक्ट्रॉन।
तो मेरे बच्चों आपको पता है किसी भी समूह में, किसी भी समूह की बात कर लें, उसके सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। चाहे दो 18 समूह हैं आपकी आवर्त सारणी में, पहले समूह के जितने भी तत्व हैं सब में संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किस में समान नहीं होते हैं। अब यहां पर देखिए मेरे बच्चों, जो शून्य समूह है आपका, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, क्योंकि बच्चों शून्य समूह माने 18वां समूह। 18वां समूह जो है, शून्य समूह जो है, इन्हें अपन उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं, अक्रिय गैसों का समूह कहते हैं। मतलब एक किसी से मतलब नहीं रखती हैं, किसी से इनका लेन देन नहीं है, लेना देना नहीं है, इसलिए इनको शून्य समूह भी पुकारते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कभी आपके पास रुपया है तो आप हमें दे दो, संयोजन कर लो, लेकिन इनको मतलब ही नहीं है, इनके पास जो अष्टक है वो शून्य समूह का वो पूरा भरा हुआ है, तो इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होती। जबकि 1 से लेकर के 17वें समूह तक जितने भी तत्व हैं सब में संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अब देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से गुण तत्व x और x2 धनायन में समान होंगे। देखिए x कोई तत्व है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दो इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों चले गए, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, आकार पे प्रभाव पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या कम हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो आवेश पर भी प्रभाव पड़ता है। एक क्या है, आयन निकल गए, 2 आयन निकल गए माने आयनीकरण। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, जबकि रंग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आपको प्रश्न नए नए भी मिलेंगे पेपर में, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस शांतिपूर्वक प्रश्न पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाएं से दाएं चलते हैं मेरे बच्चों तो क्या होता है, उपरोक्त सभी सही है इसका आंसर। जब बाएं से दाएं चलते हैं मेरे बच्चों तो परमाणविक भार भी बढ़ता है, धातु प्रकृति घटती है। इसके मतलब ये है आवर्त सारणी में इधर एक ही तरफ धातुएं होती हैं, इधर दाहिनी तरफ अधातुएं होती हैं। तो यही तो कह रहा है कि बाएं से दाएं चलेंगे तो धातु से क्या हो जाते, इधर अधातु हो जाते हैं, तो धातु प्रकृति घटती है, तो माने ये भी बात सही है। परमाणविक आयतन घटता है, माने इधर का जो तत्व है और इधर का जो तत्व है, तो दाएं तरफ आकार छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता है, अभी बताया हमने आपको कि परमाणु की त्रिज्या घट जाती है, परमाणु की त्रिज्या घट जाती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी सही यहाँ पर निकलता है। धातुएं और हाइड्रोजन सामान्यता होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातुएं वे होती मेरे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देवें, इलेक्ट्रॉन को निकाल देवें, इलेक्ट्रॉन को दान कर देवें, काऊ को इलेक्ट्रॉन को दे देवें, वे हो धातुएं। इसी प्रकार मेरे बच्चों हाइड्रोजन भी इसी प्रकार का होता है। माने जिसके पास रुपया पैसा धन है वही तो देगा, तो यहाँ लिखा है पहले ऑप्शन में विद्युत धनात्मक, माने धातुएं भी विद्युत धनात्मक होती हैं और हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक होता है। कौन सा तत्व शीघ्रता से ऋणायन बनाता है, तो यहाँ पर बात गौर करने वाली है। आवर्त सारणी में मेरे बच्चों 1 से लेकर के 15 समूह के जितने भी तत्व हैं, नहीं सॉरी 1 से लेकर के 13 समूह तक जितने भी तत्व हैं वो सब देते हैं तो उन पर धन आयन होता है। लेकिन 15, 16, 17 ये 3 समूह के तत्व हैं, कोई भी हो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, माने वो ऋण लेते हैं, इसलिए वो ऋणायन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लिखा है शीघ्रता से ऋणायन बनाता है,
तो देखिए अब ऑक्सीजन भी ऋणायन बनाता है, नाइट्रोजन भी ऋणायन बनाता है और हेलोजन भी ऋणायन बनाते हैं। प्रश्न उन्होंने कठिन पूछ लिया आपसे। देखो ए 15 समूह का है, ए 16 समूह का है, ए 17 समूह का है, तो जो बाद में आता है वो और ज़्यादा ऋणायन बनाता है। जो बाद में आता है तो वो हेलोजन जो है तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। तीव्रता लिखिए। इसी प्रकार मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपका ऐसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, एफ है माने फ्लोरीन, ओ है माने ऑक्सीजन, एन है नाइट्रोजन। ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए ऋणायन बनाते हैं वो। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न है IUPAC से पूछा गया प्रश्न है, अनुलग्न माने प्रत्यय माने जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उपयोग में लाया जाता है। ऐसे एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, CHO। तो एल्डिहाइड माने CHO लास्ट में जुड़ा है तो उस का नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम क्या है? ठीक है, देखो एल्डिहाइड के लिए बोलते हैं अपन अल। यदि यहाँ लिखा होता है एल्कोहल तो बोलते हैं हम ऑल। यदि OH रहता है यहाँ, एल्कोहल रहता तो ऑल बोलते। यदि यहाँ कीटोन रहता तो ओन बोलते। यदि मेरे बच्चों यहाँ 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्कान। यदि एल्कीन होता तो इन बोलते। एल्कीन पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होता है। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है? अम्ल बनाने सीखे होंगे, क्षार बनाने सीखे होंगे। तो जहां तक मेरा मानना है मेरे बच्चों, धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया, इससे तो क्षार बनता है, इससे तो बनता है, इससे तो बनता है। इसका साथ आंसर जो मेरे बच्चों सी सही है कि इससे क्षार नहीं बनाया जाता है। इस प्रक्रिया से क्षार नहीं बनाया जाता है। बाकी 3 से क्षार बना सकते हैं अपन। किसी प्रश्न के उत्तर में कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताएं हमें, तो हम उसको और कन्फर्म करेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा को सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा माना बच्चों खाने वाला सोडा, NaHCO3। सूत्र इसको लिख लो आप, NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पूरी बात ध्यान से सुनो। बैंक में बाई हैं, बैंक में बाई हैं, उन्होंने सोडा पी लिया। बैंक में बाई हैं, उन्होंने सोडा पी लिया, और बैंक में जो बाई हैं वो पाउडर लगा के आई थी। बैंक में सोडा पी लिया, बेकिंग सोडा। कौन थी बाई थी? तो इसका नाम और है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई को बोलते हैं H, NaHCO3। बच्चों इस पे प्रश्न आना ही है। अभी तक तो जो रिकॉर्ड रहा है इससे प्रश्न आया है। ये धोने का सोडा है, जिसको हम कपड़ा धोते हैं ना, कपड़ा, वो है इसका होता है कार्बोनेट होता है इसका, Na2CO3 10H2 रहता है। प्लास्टर और पेरिस का वो रहता है हाफ माने आधा पानी रहता है इसमें, CaSO4 1/2H2 रहता है आपका। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं, CaOCl2 इसका सूत्र रहता है। अब मेरे बच्चों टाइम कम होने के कारण यदि बोर्ड पे वीडियो बनाते हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। अब एक्वारेजिया है, बहुत सरल प्रश्न देखो पूछा गया है। 3 भाग HCl रहता है, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहता है। 3 भाग HCl, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण जो है एक्वारेजिया कहलाता है, जिसको अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज वो मिश्रण है जो सोने को भी घोल देता है, सोने को भी गला देता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अम्लराज।
अब देखिए प्रश्न है KNO3 माने पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में किया जाता है। तो देखिए मेरे बच्चों, सेतु माने क्या होता है? सेतु माने पुल होता है। पुल पे अगर यदि कहीं कम ज़्यादा वजन होता तो पुल टूट जाता है, ये आप सभी को पता है। इसी प्रकार मेरे बच्चों जो बैटरियां होती हैं उनमें भी एक तरीके का पुल रहता है। तो यहाँ देखिए, तो यदि दोनों का वेग बराबर ना हो तो ये टूट जाएगा। तो KNO3 में क्या होता है मेरे बच्चों, इन दोनों का वेग जो है लगभग बराबर होता है, इसलिए KNO3 का उपयोग करते हैं, क्योंकि बराबर आवेश है। पोटेशियम पर एक आवेश है और NO3 पर, नाइट्रेट पर भी एक आवेश है। तो जो बच्चे यदि अच्छे टीचर से बातें सीखते हैं तो वो समझ लो पास तो ही जाते हैं। ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति किस सेट में पाई जाती है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब कितना सरल प्रश्न है मेरे बच्चों, आप सुनना। हमने क्या बोला था कि 15, 16 और 17 समूह के तत्व जो है ऋणायन बनाते हैं। अब आपको पता है 15वें समूह का कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। 16वें समूह का पहला ऑक्सीजन होता है। 17 का पहला फ्लोरीन होता है। अब बताइए इसमें कहाँ समस्या थी आपको? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको घबराना नहीं है, प्रश्न सरल आएंगे, ठीक है। प्रश्न भले ही अलग आ जाए लेकिन आपको सोच समझ के प्रश्नों को हल करना है। अब यह क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है। प्रश्न देखो, आप लोगों को इसमें बहुत घुमाने वाली बात कर दी इन्होंने। क्षारीय मृदा धातु का मतलब है दूसरे समूह के तत्व, क्षार धातु का मतलब है पहले समूह के तत्व। अब बताओ, क्षार धातुएं होती हैं पहले समूह में और दूसरे समूह में होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, माने 1 नंबर पर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे चलते हैं तो आकार छोटा होता जाता है, 1 2 3 इस तरीके से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ। देखो यहाँ 1 नंबर का समूह होता है, फिर 2 का होता है, 3 का होता है। यदि हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं मेरे बच्चों तो आकार इनका छोटा होता जाता है। तो आकार छोटा हो जाता है क्यों? त्रिज्या छोटी होती जाएगी। आकार छोटा होगा, त्रिज्या छोटी होती जाएगी। तो इसमें समस्या वाली बात क्या? तो छोटी परमाणु त्रिज्या, छोटी परमाणु त्रिज्या। नहीं गलत हो गया, ये भी गलत हो गया भाई साहब। देखिए समझिए बात। प्रिय छात्रों समझिए प्रश्न। प्रिय छात्रों आप बात समझिए, प्रश्न तो सरल है पर क्या है, इनने आपको बहुत ज़्यादा घुमा दिया। यदि हम मेरे बच्चों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे, माने आवर्त सारणी में बाएं तरफ एक समूह होता है, फिर दाएं तरफ दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से होते हैं। तो एक समूह में, पहले समूह में है क्षार धातुएं और दूसरे समूह में है मेरे बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं। तो बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार घटेगा। यहाँ पूछा है कि क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है। तो क्षार धातुएं जो है किसी भी आवर्त में, मान बाएं से दाएं तरफ हम तुलना करेंगे किसी भी तत्व की, यानी इस तरीके से जो कॉलम होता है मेरे बच्चों, तो इनमें सबसे बड़ा आकार जो है क्षार धातु का रहता है और दाएं तरफ जितने भी हैं उनका आकार छोटा रहता है। तो क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है छोटी त्रिज्या तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है। इसका उत्तर आएगा मेरे बच्चों आपका निम्न आयनन ऊर्जा। अब यहां पर बात ध्यान से समझो, बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं आवर्त में तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। माने क्षार धातु से आयनन ऊर्जा अधिक है क्षारीय मृदा धातुओं की। तो क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु की आयनन ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे इतने तरीके से घुमाया गया है कि ये प्रश्न समझाने पर भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ऐसा मुझे लगता है।
जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तीकरण क्या है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है। यहाँ लिखा तो है स्प्लिटिंग, माने स्टार्क स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग प्रदर्शित करता है उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार मेरा जो जीवन प्रभाव होता है, यदि यह उत्तर ना लिखा हो, दूसरे प्रकार का उत्तर हो, तो आप जीवन प्रभाव उत्तर लगा देना, क्योंकि दो ही प्रभाव होते हैं, स्टार्क प्रभाव, जीवन प्रभाव, और वो हमेशा आपसे यही पूछते रहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में बड़ा उत्पाद है, जो समझिए यहाँ। मेरे बच्चों, हमने आपको कई बार बताया है कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से समीकरण देंगे, वो यहाँ OH है तो OH मेरे बच्चों यहाँ इस तरीके से इसको तोड़ देगा और बन जाएगा अपना पानी। K जो है ये Br को तोड़ देगा, तो Br को तोड़ दिया जाएगा। अब मेरे बच्चों आपका बचा क्या है, यहाँ जोड़ देना आप, आपका यहाँ मेरे बच्चों बचा C4 और H8, ये C4H8 आपका यहाँ बचता है। ये किसका सूत्र है? ये ब्यूटीन होता है ना, हमने बोला था एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो जो एल्कीन परिवार का तत्व है ब्यूटीन, एल्कीन, यहाँ देखिए कहाँ है, एल्कीन जैसा किस में बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है एल्कीन जैसा, और 4 को ब्यूटीन कहते हैं। समझ रहे बात? देखो C4H10 का नाम है ब्यूटीन, तो ये लिखा तो है ब्यूटीन। अरे भाई साहब जोड़ लो, कितना सरल प्रश्न था आपका। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हमने लिख दिया C4। जो हाइड्रोजन जो है आपकी इधर चली गई OH के पास, अब हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 3 8 H8। अब इसको बोलते क्या हैं? ब्यूटीन बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जबकि हम आपको पूरा बता चुके हैं पहले से ही। तो यह प्रश्न जो है आपका 12th के पेपर में कई बार पूछा जाता है, कौन सा अभिकर्मक एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है? तो एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है वो है आपका अमोनिया युक्त क्यूप्रस क्लोराइड। तो देखिए हमने आपको सभी प्रश्न बता दिए हैं, मतलब 20 प्रश्न बता दिए हैं। वीडियो फिर लंबा हो जाता है, फिर वीडियो आप देखते नहीं हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कुछ ही समय में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।